तो हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम होता है ना, वो बेसिकली मेड ऑफ यानी कि बना हुआ होता है ब्रेन यानी कि हमारे दिमाग से, और दूसरी स्पाइनल कोड यानी कि ये दो चीज़ों से बना होता है हमारा पूरा नर्वस सिस्टम। एक तो ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कोड। और ये जानना ज़रूरी है कि अगर हमारा ब्रेन काम करना वर्क बंद कर दे ना, यानी कि हमारा ब्रेन है ना जो काम करना बंद कर दिया, यानी कि वो किसी वजह से यानी कि इंजर्ड हो जाए या फिर कोई इंजरी हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी वजह से वो ब्रेन काम करना बंद कर दे, तो वो पर्सन जो हमारा पर्सन है ना वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। यानी कि वो टाइम, प्लेस और पर्सन के बारे में ना ओरिएंटेड नहीं रहेगा उसको। ठीक है ना, उसको पेन फील होगा ना कुछ वगैरह, वो ओरिएंटेड नहीं होगा उस चीज़ के बारे में कि वो कहाँ है, किधर है, क्या कर रहा है। वो अनकॉन्शियस एक तरह से रहेगा। ठीक है। और अगर हमारा स्पाइनल कोड काम करना बंद कर देना, यानी कि इंसान का अगर स्पाइनल कोड काम करना बंद कर दे, तो इंसान है ना पैरालाइज हो जाता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, हेमी पैरालाइज, क्वाड्री पैरालाइज, वो अलग अलग तरह के पैरालाइज की टाइप्स है। वो हम फर्दर में बाद में कभी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो वो हो जाता है पैरालाइज। यानी कि इसमें क्या होता है, हमारा हाथ, एक तरफ का हाथ या दोनों हाथ या दोनों हाथ पैर या दोनों हाथ पैर, इधर वाला लेफ्ट या राइट किधर के भी, वो है ना काम करना बंद कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे स्पाइनल कोड के किस एरिया के अंदर है ना वो डैमेज हुआ। यानी कि हमारा स्पाइनल कोड इतना होता है, इतना बड़ा होता है दिमाग से लेके, तो वो कहाँ डैमेज हुआ है ना, उस पर डिपेंड करता है हमारा पैरालाइज क्यों, इस पैरालाइज कौन सा होगा। ठीक है, आई होप यहाँ समझ गया होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। हमारा नर्वस सिस्टम है ना बेसिकली तीन तरह का माना जाता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड थर्ड वन होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो पहला एक बार देख लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS वो क्या होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ना, वो बेसिकली बना हुआ था हमारे बेस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से। जैसे कि ये है, तो ये बना हुआ है हमारे ब्रेन से, और दूसरी है हमारी ये स्पाइनल कोड, इससे बना हुआ है। और थर्ड सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PNS भी कहते हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, ये बना होता है हमारी नर्व फाइबर से। किससे बना होता है? नर्व फाइबर से। ये नर्व फाइबर निकलती है हमारे ब्रेन से, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। ये हमारे निकलती है नर्व फाइबर हमारे ब्रेन से, और दूसरी निकलती है हमारी स्पाइनल कोड से। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि वीडियो में ये थोड़ा सा ख़राब है, वो है, हाँ ख़राब है तो कर लेना यार थोड़ा एडजस्ट, ठीक है ना। तो जैसे कि ये नर्व फाइबर निकल रही है यहाँ से और यहाँ से, तो जो ब्रेन से निकलती है ना उसको तो हम बोलते हैं क्रेनियल, क्रेनियल नर्व फाइबर्स। और जो इससे निकलती है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व फाइबर्स। ठीक है। तो ये होती है पेरिफेरल नर्व सिस्टम, जो कि बना हुआ था हमारे क्रेनियल नर्व फाइबर से, और दूसरा होता है स्पाइनल नर्व फाइबर, जो कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड से निकलती है। एंड थर्ड वन होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, राइट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं ANS, जो कि होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ऑटोनोमस है यानी कि सेल्फ। ऑटोनोमस का मतलब ये होता है कि सेल्फ। तो ये इस तरह का जो सिस्टम है ना वो वर्क करता है सेल्फली, यानी कि इसके अंदर जो क्रिया है यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी वगैरह जो भी कुछ होता है ना वो सेल्फ होता है, यानी कि जो सिस्टम होता है वो अपने खुद पे डिपेंडेंट होता है। इसमें दिमाग कोई, जो हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड होती है, वो किसी तरह के ऑर्डर्स वगैरह फॉलो अप नहीं करवा सकते। जैसे कि हमारी हार्ट बीट वो डेली होती है और रेगुलर चलती रहती है। हाँ कम ज़्यादा हो सकती है, वो हमारे फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर होता है, लेकिन रेगुलर चलती रहती है। ठीक है, क्योंकि अगर ये रुकी ना तो आप रुक जाओगे। जैसे कि हमारे रेस्पायरेशन, इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हम कहते हैं कि हाँ हमने सांस रोक, लेकिन वो नहीं होती। रेस्पायरेशन भी ऑटोनोमस सिस्टम का पार्ट होता है। एंड दूसरा होता है आई ब्लिंक। और देखिए तो होती है स्लाइवा सिक्रेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि स्लाइवा जो होता है हमारे पर डे जो होता है ना वो 1.5 लीटर बनता है। ठीक है, तो हम 1.5 लीटर को स्वेलिंग भी करते हैं, यानी कि स्वेलिंग यानी कि निकल जाते हैं। तो वो भी होता है काम, लेकिन हमें पता नहीं रहता। यानी कि जो हमारे निरंतर डेली रूटीन में होते रहते हैं काम, जैसे कि हार्ट का धड़कना, हमारी आई ब्लिंक होना, सलाइवा सीक्रेशन, उसका सोलिंग होना, रेस्पायरेशन, ये सब काम होते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। हाँ हम इन पर अगर कंट्रोल करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेकंड के लिए वो होता है, लेकिन हमें लगता है कि हमने कंट्रोल किया, बट होता नहीं है। जैसे कि हार्ट बीट रोकने के कहाँ से रोक लोगे आप बताओ। तो वो इसमें आती है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो अब बात करें कि सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम में कौन सेल होती है जो कि सारे काम करवाने में हेल्प करती है, वो होती है न्यूरॉन सेल्स। तो न्यूरॉन सेल्स इकलौती सेल्स है जो कि
नर्वस सिस्टम के हर एक पार्ट में पाई जाती है। यानी कि बेसिकली जो नर्वस सिस्टम का ब्रेन है और जो न्यूरॉन्स है, यानी कि नर्वस सिस्टम में जितने भी पार्ट्स आते हैं ना, वो सारे न्यूरॉन सेल से बने हुए होते हैं। और ये न्यूरॉन सेल्स होते हैं वो क्या वर्क करती है, ये न्यूरॉन सेल्स वर्क करती है ट्रांसमिट करंट। यानी कि हमारी जो सेल्स होती है ना, ये न्यूरॉन सेल्स, वो हमारे बॉडी से करंट को ट्रांसमिट करती है हमारे बॉडी थ्रू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। अब एक बार न्यूरॉन सेल्स का देखें तो ये न्यूरॉन सेल्स होती है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर होती है 1 बिलियन, और अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो ये होती है 180 to 100 मिलियन सेल्स होती है, ठीक है। लेकिन ये सेल्स होती है ना, इसमें होता है एमाइटोटिक डिवीजन। अब एमाइटोटिक डिवीजन कैसे, ये जो सेल होती है ना, अगर एक बार बन गई ना तो बन गई, इसका बाद में डिवीजन नहीं होता, यानी इसमें एक का डबल वाला खेल नहीं है जैसे कि माइटोटिक डिवीजन होता है। इसमें होता है एमाइटोटिक डिवीजन, जहाँ पे ए आ गया, यानी कि एक माइटोटिक। ओके, तो अगर ये डैमेज हुई ना कभी सेल, मान लो कि ये किसी कारणवश जैसे हमारा जलने से, इंजर्ड वगैरह से अगर ये डैमेज हो गई तो ये वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये कभी दोबारा बनेगी ना, रिपेयर होगी ना दोबारा बनेगी, क्योंकि इसमें एमाइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन नहीं होता। ओके, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि अनेबल होती है डिवाइड, रीजनरेट एंड, हाँ, तो ये जो सेल होती है ना वो डिवाइडेड नहीं हो पाती, रीजनरेट नहीं हो पाती, मतलब दोबारा कभी भी अगर एक बार अगर ये डैमेज हो गई ना तो दोबारा से कभी रिपेयर ना तो हो पाएगी, ना ही ये रीग्रोथ कर पाएगी कभी अपनी सेल्स को, ठीक है। क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, सेंट्रोसोम्स वो होते हैं जो कि सेल्स को डिवाइडेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने अपने सेल्स के डिवाइडेशन पढ़ा होगा, आरबीसी के डिवाइडेशन में वो कैसे होते हैं, सेंट्रोसोम और 2 होते हैं, 2 के 4 होते हैं, वो बाद में फर्दर डिस्कशन करेंगे कभी कभी। तो इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। न्यूरॉन सेल हैव स्पेशल टाइप ऑफ कवरिंग दैट्स कॉल्ड माइलिन शीट। तो ये जो न्यूरॉन होते हैं ना, एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट को। तो ये न्यूरॉन्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो कि ये एक कोई न्यूरॉन है, ठीक है, थोड़ा सा ख़राब है चलेगा लेकिन, ठीक है, ये न्यूरॉन है कोई। तो ये जो न्यूरॉन है ना, इसके ऊपर एक तरह की कवरिंग पाई जाती है, उसको अपन बोलते हैं माइलिन शीट। वो इस तरह की होती है, आया होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। तो ये होती है इस तरह की, इसे अपन बोलते हैं माइलिन शीट्स। अब बता के ऊपर अगर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है ना तो उसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। और अगर किसी न्यूरॉन के ऊपर अगर वो एब्सेंट होगी तो उसे कहेंगे हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये तो जाहिर सी बात है, अगर है तो माइलिनेटेड और नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। तो ये जो होती है ना स्टार्टिंग, वो जो न्यूरॉन बनता है हमारा, वो 3rd वीक ऑफ गेस्टेशन से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो तब क्या होता है ना, हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर ना कोई भी तरह की माइलिन शीट नहीं होती, लेकिन बाद में जैसे बच्चे की ग्रोथ होती रहती है, बेबी बड़ा होता रहता है, उसमें माइलिन शीट की कवरिंग आना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि बाद में दिखाया, जैसे कि हम, ठीक है। तो ये माइलिन शीट क्या काम करती है, एक्स ऑफ इंसुलेटर और आइसोलेशन, मतलब ये हमारे काम को मतलब ये जो माइलिन शीट होती है ना, ये एक्ट करती है एज इंसुलेटर और इंसुलेशन। इंसुलेटर और इंसुलेशन का मतलब ऐसे कि ये जो माइलिन शीट होती है ना, ऐसे ये जो माइलिन शीट्स होती है ना, ये हमारे वर्क को है ना फास्टर कर देती है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, बच्चा पहले धीरे धीरे चलता है, फिर बाद में फास्ट चलता है, फिर और तेज़ चलने लग जाता है, हमारी बातें समझने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे करंट होता है ना, वो फ्लो को फास्टर कर देता है। क्योंकि हमारे, एक मान लो कि पहले कहीं साइकिल से जा रहे हो, फिर आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो, फिर आप प्लेन से जा रहे हो, तो हमारा काम तो फास्ट हो रहा है ना। ऐसे ही ये माइलिन शीट हमारा करती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करती है। किसकी? ठीक है, माइलिन शीट मेड बाय न्यूरोग्लियल सेल्स। अब न्यूरोग्लियल सेल्स का देखें तो न्यूरोग्लियल सेल्स एक तरह की सपोर्टिंग सेल्स होती है, ओके, सपोर्टिंग सेल्स होती है ऑफ न्यूरॉन। यानी कि ये जो सेल्स होती है न्यूरोग्लियल सेल्स, वो हेल्प करती है न्यूरॉन को आगे फर्दर काम करने में। आप जैसे कि आप मैं बताऊँ कि एक बात समझना, कि जैसे मानो आपने कभी सुना होगा कि इस बंदे को ब्रेन ट्यूमर हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि ट्यूमर एक तरह का कैंसर होता है, राइट। अगर किसी पर्सन का देखें तो न्यूरॉन तो रीजनरेट होती ही नहीं है। और हम जाने कि कैंसर क्या होता है, कैंसर होता है अननेसेसरी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ सेल्स। यानी कि जो एक से कई साल के सेल्स का रीग्रोथ या फिर ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट हो जाना, उसको उसी को तो हम कैंसर बोलते हैं ना। लेकिन न्यूरॉन्स में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि उसके अंदर वो एक के डबल वाला खेल है ही नहीं, तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी, नहीं, वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे ये न्यूरोग्लियल सेल्स होती है ना, वहाँ का ये चीज़ होती है जो कैंसर कर देती है हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे स्पाइनल के अंदर। तो ये जो होती है ये सेल्स,
इनका कैंसर होता है ब्रेन के अंदर, ना कि न्यूरॉन्स का। ये बात याद रहेगी आपको आई थिंक। तो दिस सेल्स आर 50 टाइम्स मोर देन न्यूरॉन्स। जैसे कि देखिए, अगर मैंने क्या कहा था कि ये जो न्यूरॉन्स होती है ना वो 1 बिलियन के समथिंग होती है, तो अभी मैंने कहा है कि ये 50 टाइम्स बिगर यानी कि ज़्यादा होती है मोर देन न्यूरॉन्स। तो कितनी होगी ये अप्रोक्स 50 बिलियन के समथिंग होगी। कितनी? 50 बिलियन के समथिंग। तो ये मेनली देखा जाए तो 5 इंपॉर्टेंट टाइप होते हैं, जिसको हम एक तरह से म्यूमोनिक देखें तो वो होता है ओसामे या ओसम, आप कुछ भी कह सकते हो। तो फिर ओ फॉर स्टैंड फॉर ओलिगोडेंड्राइट्स, एस स्टैंड फॉर श्वान सेल्स, ए स्टैंड फॉर एस्ट्रोसाइट्स, एंड एम स्टैंड फॉर माइक्रोग्लियल सेल्स, एंड ई स्टैंड फॉर, सॉरी कहाँ गया ये, एक मिनट, एंड ई स्टैंड फॉर एपेंडाइमल सेल्स। और एक होती है सैटेलाइट सेल जो कि हमारे पीएनएस को हेल्प करती है। और अब देखते हैं ओलिगोडेंड्राइट सेल्स। जो ओलिगोडेंड्राइट सेल्स होती है ना, वो ओलिगो मतलब जैसे कि हम नाम से पता सकते हैं ओलिगो का वो जो जो हम डिपेंड करते हैं ना ओलिगो, वो उसका मतलब होता है फ्यू, यानी कि जो कुछ होते हैं ना फ्यू डेंड्राइट्स होते हैं फ्रॉम माइलिनी शीट्स। अब ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं ओलिगोडेंड्राइट्स सीएनएस में माइलिन शीट को बनाने में। यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है उसके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, और उसके जो माइलिन शीट्स होती है उसको बनाने में हेल्प करता है कौन? ओलिगोडेंड्राइट सेल। इसका मेनली फंक्शन ये होता है। और दूसरा होता है श्वान सेल। इसको अपन फैटेड सेल भी, फ्लैटेड सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये चिपकी हुई होती है ऐसे, ठीक है। और ये फॉर्मेशन क्या करती है? फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट ऑफ पीएनएस, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया था कि एक ब्रेन है और ब्रेन के स्पाइनल नर्व है, तो इनसे एक फाइबर जाते हैं जो कि हेल्प करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को बनाने में। तो ये जो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम में जो होते हैं ना न्यूरॉन्स, उनकी माइलिन शीट बनाने में, यानी कि वहाँ जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स है ना, इसकी माइलिन शीट बनाने में हेल्प करता है कौन? श्वान सेल्स। एक होती है एस्ट्रोसाइट सेल्स। इसके नाम से प्रेजेंट है कि ये स्टार शेप की होती है। किस शेप की होती है? स्टार शेप की। एस्ट्रोसाइट से नाम पता लग रहा है कि ये स्टार शेप की होती है। अब ये हेल्प क्या करती है? मेटाबॉलिक फंक्शंस में, फॉर्म्स ब्लड ब्रेन बैरियर, और फॉर्म्स न्यूरो ट्रांसमीटर ACH, यानी कि एसिटाइल कोलिन। प्राइमरी फैगोसाइट सेल। एक होती है सेल माइक्रोग्लियल सेल, जो कि एज ए वर्क करती है फैगोसाइटिक सेल, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, यानी कि मान लो कोई ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन अंदर आ गया, ठीक है, तो उसको किल करने का काम करेगी हमारी माइक्रोग्लियल सेल। लेकिन इससे पहले भी ये हमारी जो एस्ट्रोसाइट सेल्स है ना, ये पहुंच जाएगी उसके पास और ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चली तो जाती है मारने के लिए, बट उसको किल नहीं कर पाती। उसको किल करने का काम करती है हमारी माइक्रोग्लियल सेल। तो माइक्रोग्लियल सेल्स कैसी होती है? स्मॉल इन साइज, यानी कि छोटी होती है साइज के अंदर। दिस इज एक्चुअल फैगोसाइटिक सेल। ये कैसी होती है? एक्चुअल फैगोसाइटिक सेल। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारी एस्ट्रोसाइट सेल्स है वो पहले चले जाएगी, तो प्राइमरी फैगोसाइट सेल्स कह सकते हैं इसको कि ये पहली फैगोसाइट सेल्स है। लेकिन जैसे कि बताया कि किल नहीं कर पाती, इतने सारे के काम करती है, तो भाई थोड़ा बहुत तो लॉस तो होगा ना इसे। तो ये थोड़ा इतना काम नहीं कर पाती, उसको बैक्टीरिया को पूरे से किल नहीं कर पाती। फिर आती है माइक्रोग्लियल सेल, जो कि अच्छे से बैक्टीरिया को किल कर लेती है, हमारे पैथोजेंस आते हैं उनको रोक लेती है, किल कर देती है, क्योंकि ये होती है एक्चुअल फैगोसाइटिक नर्वस सिस्टम सेल। एंड लास्ट वन इज एपेंडाइमल सेल्स। ये बेसिकली क्या काम करती है? ये लाइनिंग बनाती है, यानी किसके ऊपर? हमारे कोरोइड प्लेक्सस के ऊपर ना लाइनिंग बनाती है एपेंडाइमल सेल्स जैसी। ये एपेंडाइमल सेल्स होती नहीं है, बट उस तरह की लाइनिंग बनाती है। किसके ऊपर? कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस कहाँ होता है? ब्रेन के अंदर। वो जो क्या काम करता है कोरोइड प्लेक्सस? ये CSF का निर्माण करता है, ठीक है। तो एपेंडाइमल जो सेल्स होती है उनको बेसिकली फंक्शन क्या होती है? कोरोइड प्लेक्सस बनाती है। तो गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यूरॉन पूरे फर्दर, इसके पार्ट्स वगैरह, पार्ट्स एंड बॉडी टाइप्स, फंक्शंस एंड फिजियोलॉजीज की, वो हम नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो तब के लिए टाटा, बाय बाय।